गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज की ये पहली थ्योरेटिकल क्लास रहेगी। इससे पहले एक बेसिक क्लास हो चुकी है, लेकिन यहां हम सीखेंगे स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे सवालों को सीखेंगे जिन सवालों में से मतलब स्टार्टिंग में जो मैं सवाल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इसी क्लास में से, हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, कई क्लासेस इसकी बनेंगी, लेकिन इसमें जो आज की क्लास है, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से प्रश्न हर हालत में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और पूरी क्लास देखने के बाद अगर क्लास ठीक लगती है तो लास्ट में एक बार लाइक करके जरूर जाइए। फिलहाल हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सीधे हम सवालों पे ही लेके चलते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले जो बाकी के प्रश्न हैं, बेसिक जो क्लास है इसकी वो पीछे हो चुकी है, लेकिन यहाँ से आप समझिए कोई दिक्कत नहीं। अगर पिछली क्लास आपको नहीं भी मिली है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक जो सवाल आपके सामने रखा हुआ है, इसके लिए हम एक स्पेशली फॉर्मूले का यूज करेंगे, x अपॉन 100 प्लस माइनस इंटू एक्स। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये चीज हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला हम कहाँ लगाएंगे? जैसे इन्होंने कहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो वी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब यहाँ पर दो लोगों में कंपेयर हो रहा है। ए की आय ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो फिर बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे हर सवाल में जहां पर कंपेयर किया जाएगा, जहां पर यह पूछा जाएगा कि अगर ये इससे इतना ज्यादा है तो दूसरा वाला इससे कितना कम होगा, ऐसी हर कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कम या ज्यादा जो भी कहेगा। दूसरी बात, एक हम यहां पर फॉर्मूला इसका यूज करेंगे जब किसी आयत की ये बात करेगा और आयत में कहेगा कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए चौड़ाई को कितना कम कर दें कि कोई फर्क ना पड़े। और एक सबसे पॉपुलर सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए इस क्लास का वो है जब दिया होता है कि कोई भी वस्तु जिसका हम यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए पेट्रोल, आजकल पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हो रहा है। अगर हम बात करें कि पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ा दी गई, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा दी गई? 10% पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, तो सीधी सी बात है भाई हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। अभी अगर हम डेली 1 लीटर में काम चला रहे थे तो अब हमारे लिए 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, कम से कम 10% ज्यादा, यानी कि 1 लीटर से भी 100 ग्राम ज्यादा आपको डलवाना पड़ेगा पेट्रोल, तभी आपका काम चलेगा। मतलब यह है कि अगर 10% रेट बढ़ गया है तो हमारा खर्चा भी 10% बढ़ जाएगा। लेकिन ये इस फेवर में नहीं रहता। ये हमेशा इस सवाल में क्या कहेगा, सवाल में हमेशा बात जो आएगी वो ये आएगी कि अगर 10% रेट बढ़ गया है, अगर 10% रेट इंक्रीज हो गया है तो बताइए कि उसका यूज, उसकी खपत, उसका उपभोग कितना कम कर देना चाहिए कि कोई फर्क ना पड़े। कहने का मतलब है रेट बढ़ गया है, कोई बात नहीं, हम उसका यूज कम करेंगे जिससे कि हमारे खर्चे जैसे के तैसे रहें। ठीक है, यह भी हो सकता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, ठीक है, वो ये भी कह सकता है कि पेट्रोल की कीमत 20% कम हो गई है, तो बताइए कि उसका उपभोग कितना और बढ़ा देना चाहिए जिससे कोई फर्क ना पड़े। यह भी पॉसिबल है। सवाल इस तरह का दिया जाए कि चीनी की कीमत, चीनी जो है ना, चीनी की कीमत मान लीजिए 20% कम हो गई, चीनी का रेट 20% कम हो गया, तो फिर आप चीनी कितनी ज्यादा खाएं, कितनी ज्यादा खाएं, मतलब इसका उपभोग बढ़ा दें जिससे कि चीनी पर होने वाला खर्च उतना ही रहे। सीधी सी बात है, अगर आप अपने घर के लिए 500 रुपए की चीनी लाते हैं, 1 महीने काम चल जाता है, अब अगर रेट घट जाएगा तो उसी 500 रुपए में पहले से ज्यादा चीनी मिल जाएगी। जब ज्यादा मिल जाएगी तो कितनी % ज्यादा मिलेगी, बस आपको यही देखना है कि कितनी % ज्यादा मिल रही है, बस उतना % आप ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए। अभी चाय जितनी मीठी पी रहे हैं उससे थोड़ी सी और ज्यादा मीठी चाय पीना स्टार्ट कर दीजिए, तो काम उतने रुपए में ही चल पाएगा। ठीक है, चलिए इन सवालों को समझ लेते हैं किस तरह से रखना है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक, 10% अधिक, तो 10 बटे अधिक बोला ना, तो क्या होगा, प्लस होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 बराबर 110 गुणा 100, 1 0 से 0 गया, 100 बटे 11, और 100 बटे 11 को हम लिख सकते हैं 11 नेम 99, 1 बचा ऊपर बटे 11, यानी कि हमारा जो सी वाला आंसर है ये यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी।
तो जब भी अगर ये कहेगा कम तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं। यहां से अगला जो भी प्रश्न है इसी के जैसे आएंगे अभी कुछ प्रश्न, उसके बाद पैटर्न चेंज भी होगा। यदि नीता का वेतन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मतलब ये जो पैटर्न आप अभी सीख रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो हमें क्या करना है, 25/125 गुणा 100, 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 से काटा 20%, आंसर हो गया बी। बात आ गई समझ में? बस ऐसे ही सारे सिंपल से सवाल आएंगे इस तरह के, जो इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। फॉर्मूला बस अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह का सवाल आएगा और हमें कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो हम एक ही फॉर्मूले की भी बात कर रहे हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20 कम की बात कर रहा है तो 100 में से 20 घटा दो भाई, 80 गुणा 100, 20 चौका 80, 4 से काटा 25। और देखिए जो लोग थोड़ा सा इस तरीके को नहीं करना चाहते, थोड़ा सा जो डेवलप हो चुके हैं, थोड़ा सा समझ चुके हैं, पहले से थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, पहले अगर इन सवालों को कर चुके हैं तो आपके पास बहुत ही बेस्ट एक ऑप्शन होता है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि एक की हो गई 100 और एक की हो गई 80। अब 80 से 100 वाला जो है वो कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा जा रहा है। तो 80 से 20 अधिक है और 80 का 20 कितना हुआ, 25%, यानी चौथाई हुआ। तो आंसर सीधा सीधा 25% लगा दीजिए। इस तरह के हर सवाल को, अगर आपको 20 सवाल भी दे दिए जाए तो हर सवाल आप ऐसे ही ओरल कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसमें, किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। 25% कम कह रहा है ना, आंसर ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। 25% कम कह रहा है, एक हुआ 100, एक हो गया 75। भाई एक हुआ 100, एक हो गया 75। अब इससे ये वाला कितना ज्यादा है, 25, और वो 25 इसके लिए कितना होगा, 1/3। 1/3 का मतलब 100/3, यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इधर देख लें क्या करना है। 25% कम है तो 25 यहां पर कितना हो जाएगा, 75 गुणा 100, 25 तिया 75, 100/3, और 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम यहां से ले लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या है जरा पढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए नया पैटर्न आ गया, नया सवाल आ गया। अब तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें कंपेयर वाले क्वेश्चन थे, जिनमें से एक कम होता था, एक ज्यादा होता था, कुछ इस तरह के सवाल आ रहे थे। लेकिन यहां पर जो सवाल आया आपके सामने बिल्कुल नया है। समझते हैं इसकी थ्योरी, ये क्या कहना चाहता है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इसका मतलब 32% की वृद्धि हो गई। अब हर एक कोई ऐसे नहीं समझ सकता। ऐसा होता है जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय देके समझा करें, पढ़ा करें उसको। 10 और 20 जब आता है तो ये 32% के बराबर होता है। अगर आप इतनी बात डायरेक्ट समझ गए तो 132% बराबर आप 33 लगा सकते हो, 100% बराबर आपका सीधा सीधा आंसर यहां से कोई ना कोई निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 32% कहां से आ गया। बहुत सारे बच्चों की तो यही दिक्कत होगी। तो हम शुरुआत से चलते हैं, इसको समझते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, उसके उपरांत उसमें फिर 20% की और वृद्धि कर दी गई। देखिए जब किसी के मूल्य में, पिछले सवाल में इसमें तो बहुत अंतर है। पिछले सवाल में तो ये कह रहा था कि ये वस्तु का मूल्य इतना ज्यादा है तो दूसरे वाले का भाई कितना कम है, बस ये कंपेयर करा रहा था। लेकिन यहां पर दो चीजें आ गई, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x + y + xy / 100। जब एक चीज में वृद्धि हो, दूसरी फिर से वृद्धि हो जाए, तो दोनों में कुल मिला के टोटल वृद्धि कितनी हुई ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ये भी पॉसिबल है कि एक बार वृद्धि कह रहा हो, दोबारा से कमी कह रहा हो, तो भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। तो देखते हैं, यहां पर पहले कह रहा 10% वृद्धि, बाद में बोला 20, तो 10 × 20, समझ रहे हैं। यहां पर 0 से 0 गए, 10 20 30 हो गया, 30 2 32 हो गया, 32% की वृद्धि हो गई। तो हम ये कह सकते हैं, अगर सवाल हमसे ये पूछा जाता कि किसी वस्तु के मूल्य में, सुन लीजिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सा सवाल यहां से बनता है।
किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है या किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है, उसके कुछ समय बाद वेतन को 20% और बढ़ा दिया जाता है। तो लोग क्या समझेंगे कि पहले 10 बढ़ाया बाद में 20 बढ़ाया तो सीधा सीधा हो गया 30, लेकिन यह चीज गलत है। गलत क्यों है? पहले जो 10 बढ़ाया था उस बड़े हुए 10 पर यानी फिर 110 हो गया, तो पूरे 110 का 20% बढ़ेगा और 110 का जब 20% बढ़ेगा तो हो जाएगा 132। ठीक है, मतलब 20% बढ़ाएंगे वो ठीक है, लेकिन इसका भी बढ़ाएंगे, इसका भी 20% बढ़ाएंगे तो 10 का 20% कितना होता है? 2 होता है, इसीलिए 132 हो जाता है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो कि टोटल वृद्धि कितनी हुई, ये पूछा जा सकता है। लेकिन सवाल में थोड़ा सा और ऐड कर दिया। सवाल में क्या कहा? उसने बोला है बताइए कि हाँ, अंतिम बड़ा मूल्य, मतलब इतना जब कुछ बढ़ जाता है, 2-2 बार जब वृद्धि हो जाती है तो अंतिम मूल्य कितना हो जाता है? 33 रुपया। भाई 100% मूल्य होता है किसी भी चीज का, यहां पर 32% बढ़ गया, 132% हो गया। और अगर 132% हो गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि 132% जब रेट हो जाता है तो किसके बराबर होता है? 33 रुपए के। तो फिर हमसे पूछा गया है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? 33/132 गुणा 100। ठीक है, 33/132 गुणा 100। 11 से काट दें, 11 तिया 33, 11 से काट दीजिए 12, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 से काट लेंगे तो आ जाएगा 25। यहां तक का दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को हमने इस तरीके से किया। सबसे पहले हमने एक फाइनली उसका परसेंटेज निकाला, दोबारा हमने इसको ऐसे किया। इसी सवाल को हम एक और मेथड से कर सकते थे, हालांकि कोई नया मेथड नहीं है, जो चीज हमने यहां पर यूज की है वही करेंगे। पहले ये चीज समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि हम जब दो संख्याओं में कोई वृद्धि कमी कुछ भी दो चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें हम फाइनली क्या बदलाव आया ये हम यहां से निकालते हैं। उसके बाद फिर हमने जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से लगा दिया। चलिए एक बार मैं इसे इरेज करके इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से, जिसमें हमें ये डबल काम ना करना पड़े, इस तरीके से भी कर लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य पूछा है, हमने मान लिया x था, पहले 10% वृद्धि हुई। अगर 10% वृद्धि हुई है इसका मतलब पहले वाले मूल्य से 10% ज्यादा 110% हो गया है। ठीक है, फिर से हुई 20% वृद्धि, 120 हो गया। और इस तरह से देखिए मूल्य क्या था x से 10% बढ़ा 110 हो गया, फिर 20 बढ़ा 120 हो गया, और ये सब किसके बराबर हो गया? 33 रुपए के। आप यहां से x का मान निकालिए, आपका आंसर निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए हमने, 11 तिया 33 हटा दिया, 3 चौका 12 हटा दिया, 4 से हटा दिया 25। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 25। ये तरीका ऐसा हो गया जिसमें आपको सबसे कम, मतलब रिटर्न में भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सबसे कम काम करना पड़ रहा है। तो कोशिश यही करिएगा कि हर सवाल में आप कम काम करें, थोड़ा सा लिखें और आपका काम चल जाए, आपका आंसर भी आ जाए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए यहां पर क्या है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा परिणामी संख्या जो भी आती है उसमें 20% की और वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए कि कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। चाहे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x + y + xy/100। तो देखिए 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40। 20 × 20 कितना हो जाएगा? 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और फाइनली कितना आ जाएगा? 44% वृद्धि आ जाएगी। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, पहले 20% वृद्धि हुई और बाद में फिर से 20% वृद्धि हुई, तो क्या हुआ? 12 144। 100 रुपए का माल था, 144 का हो गया, कितनी वृद्धि हो गई? 44% वृद्धि हो गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा जो सवाल है ना, जो लिखा हुआ है सामने 20, अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है, 44 को याद रखिए, हमेशा काम आता है। और अगर एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी हो जाए तो माइनस का 4% आता है, यहां से 4% की कमी आती है इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। दोनों चैप्टर्स में ये 20% बराबर 4 आता है या 44 आता है, ये सारा रट जाएगा, एक तरफ से रट जाएगा आपके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आने वाली संख्या यही है। 10 और 20% का रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगा पूरे चैप्टर में, इसमें भी और अगले में भी। इसके बाद देखिए अगला सवाल आया, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाती है, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए
यहां पर हमने इस सवाल को बीच में क्यों लिया, थोड़ा सा बदला हुआ सवाल लग रहा होगा, हमने बीच में क्यों लिया, जिससे आपको यह ना लगे कि एक ही फ्लो में सवाल चल रहे हैं, पिछला सवाल था वैसा ही सवाल ये वाला आ गया। तो ये चीज भी हमने यहां पर की है, उसको ध्यान में दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल कोई नया नहीं है, आप सबको आता है, क्योंकि मैंने अभी तो बताया था, थोड़ी देर पहले मैं आपको ही बता चुका हूं कि ये कह रहा है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी आ जाती है। अब हमें क्या करना है, जो नई उसकी आय बन चुकी है उसमें कितनी बढ़ोतरी कर दें कि फिर से उसकी आय उतनी ही हो जाए। कहने का मतलब जो अभी चीनी वाला सवाल किया, जो पेट्रोल वाला सवाल किया, जिस सवाल में हमने ए और बी को कंपेयर किया था, ये वही तो सवाल है। ये कह रहा है कि 10% की कमी आ जाती है, कितना बढ़ाए कि कोई फर्क ना पड़े, यानी कि कितना बढ़ा दें कि उसकी आय फिर से उतनी हो जाए, मतलब पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब जो कमी हो गई है उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, ये जानना चाहता है। मतलब सवाल आपका वही हो गया x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 वाला। 10 कमी आई है ना, 10% की कमी आई है, तो 100 से 10 घटाएंगे क्या आएगा, 90। 100/9 यानी कि 11 सही 1/9 आंसर हो जाएगा। 100/9 हो गया, तो 9 से काटेंगे कितना रहेगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1 फिर भी बचेगा /9, 11 से 1/9 आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को और ऐसी संख्याओं को भैया याद रख लो, ये सब जो संख्याएं हैं ये हमेशा ऐसे ही रिपीट होती रहेंगी आपके सामने, और इंपॉर्टेंट संख्या है। मैं यहां पर 40 की जगह 20 भी कर सकता था, 20 की जगह 18 भी कर सकता था, क्या फर्क पड़ता। 20 वाला सवाल बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, हमने नहीं बदला यहां पर। अगला सवाल ये देखिए, ये वाला जो सवाल है 2009-10 में एक एग्जाम हुआ था पुलिस का, उसमें ये 40 की जगह 60 था, चीनी की जगह कोयला था। सेम सवाल, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि परिवार का खर्च ना बढ़े। अभी यही तो बताया था आपके लिए कि चीनी का भाव बढ़ गया है भाई, तो बताइए कि उसकी खपत में कितनी कमी कर दें। अब कितना कम खाएं जिससे कि कोई फर्क ना पड़े, जैसे गुजारा पहले हो रहा था उतने रुपए में अब भी गुजारा होता रहे। तो क्या करना है, 40 की वृद्धि हुई है ना, क्या हो जाएगा 40/140, क्योंकि 100 + 40 आएगा, यहां पर 100 + 40 आएगा इंटू 100 आएगा। 0 से 0 काट लें, 2 दूनी 2 सत्ते, ये हो गया भाई 200/7। तो 200/7 देख लो कौन सा बन रहा है, इनमें से देख लीजिए या काट लीजिए। 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचा /7, तो 28 सही 4/7 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हमने जो सवाल स्टार्टिंग में किए उन्हीं सवालों को लैंग्वेज को बदल करके यहां पर पूछा गया है, ठीक है। लेकिन सवाल बिल्कुल वही है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है भाई। कई तरीके से सवाल को पूछा जाता है, यही सवाल आपका क्षेत्रफल में भी मिलेगा। क्षेत्रफल में वो आयत की बात करेगा, ठीक है, सेम सवाल मिलेगा आपको। चलिए अगला एक सवाल आया यहां पर, हालांकि ऐसे सवाल भी हम पिछले चैप्टर्स में हमने किए हैं, लेकिन आ गया सामने तो इसको कर लेते हैं। दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से 20 तथा 50% अधिक हैं। मैंने ऐसे सवाल को बताया था, अगर आपको लैंग्वेज याद आ रही हो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, हमने तीसरी को मान लिया यहां पर 100, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अब हमें तीसरी संख्या तो पता होनी चाहिए ना, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, उस संख्या से 20 तथा 50 अधिक हैं। तो ये देखिए, ये 20 अधिक और ये वाली कितनी अधिक हो गई, 50% अधिक हो गई। तो कह रहा है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब जो x है यानी कि पहली जो संख्या है, अच्छा ये x हो गई, ये y हो गई, और तीसरी वाली कोई संख्या है उसका नाम हम z दे देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है जो पहली संख्या है ना 120, ये y के कितने प्रतिशत के इक्वल है। तो y ये है, इसके कितने प्रतिशत के बराबर है ये वाला 120। तो देखिए यहां पर भी आपको ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसका कितना प्रतिशत निकालें तो इसके बराबर आएगा। अभी 15 8 120 आता है, 80% आंसर हो गया। दिख रहा है कहीं पे, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। x y के, x तथा y किसी संख्या से 20 तथा 50% अधिक हैं, बिल्कुल ठीक है। x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, 80 आएगा आंसर इसका। दिया नहीं है कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे मोटा मोटा, 80% आएगा। देखिए उसने क्या बोला, x जो है वो y के कितने % के बराबर है। भाई इसका कितना प्रतिशत निकालें तो ये आएगा,
बहुत ही सिंपल सा है। 15 का 10% क्या होता है? 15 होता है। ये इससे कितना कम है? 30 कम है, यानी इससे ये 20% कम है, यानी कि 80% के बराबर है। वैसे हमने लिख भी दिया था कि x की जो वैल्यू है वो y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये 3/2 हम इसको लिख सकते हैं। इस 3 से 3 चौका 12, 40 काट सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80। यहां से 80 आंसर आएगा। ठीक है, आप किसी भी एक आंसर को यहां पे 80 समझ सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा सवाल था ये भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीखेंगे आप इस चैप्टर में, और ये चैप्टर जो है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक सवाल आ गया आपके सामने, बढ़िया सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, जो आपका दिल्ली पुलिस है, एसएससी के थ्रू हो रहा है, तो दिल्ली पुलिस तो एसएससी में ही समझ लीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर मल्टीटास्किंग के लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो समझ लीजिए उतना ही इंपॉर्टेंट ये दिल्ली पुलिस के लिए है। किसी कार्यालय में स्टाफ का, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ ले अच्छे से। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, तो एक तरफ हमने लिख लिया पुरुष, एक तरफ लिख लिया महिलाएं। अगर 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे, क्योंकि यहां पर महिलाएं और पुरुष ही हो सकते हैं किसी कार्यालय में। ऐसा नहीं होगा कुछ जानवर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने भी महिला पुरुष ही होंगे, अगर उनमें से 40% महिलाएं हैं तो 60%, 100% जो बात है वो सही है कि वो पुरुष होंगे हर हालत में। तो ये कह रहा है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहितों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए हम 100 को लेके चले थे, महिलाएं ये है 40, इनमें से 70% तो विवाहित हैं। इसका मतलब देखो यहीं पे निकाल लोगे, आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 70% महिलाएं जो है विवाहित हैं, तो फिर कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हुई? 30%। तो इसका 30% निकाल दिया, 4 तिया 12 महिलाएं। 40 का 30% कितना हुआ? 12। ठीक है, अब पुरुषों की बात करें, पुरुष 50%, यानी आधे आधे। आधे पुरुष विवाहित है तो आधे अविवाहित हो गए। ओवरऑल 42 लोग, कितने में से? 100 में से। 60 और 40, 100 थे ना टोटल, तो 42% लोग ऐसे हो गए जो कि अविवाहित हैं। बात आ गई समझ में? अच्छा सवाल था। और आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए हमारे सामने आया, सिंपल सा सवाल है। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। ठीक है, शेष में से 80% पड़ोसी को दे देता है, वह पड़ोसी को दे देता है। ठीक है, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे? अगर 10% बचे हुए हैं तो इस हिसाब से तो आंसर बड़ा सा आना चाहिए। चलिए आंसर जो भी आएगा निकाल लेते हैं। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, उनमें से, देखिए सवाल का एक सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बता दूं। सवाल आप ऐसे कर सकते हो, शुरुआत में उसके पास x अंडे थे, ठीक है, इनमें से 10% सड़ गए, तो फिर बचे कितने? 90% बच गए। अब 90% जो बचे हैं, तो उन शेष अंडों में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, तो फिर बचे कितने? 20। हर बार 100 से माइनस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस हिसाब से उसके पास 20% बचे, लेकिन वो कह रहा है कि भाई नहीं 36 बचे हैं। कितने बचे हैं? 36। तो यहां से आप x का मान निकाल दीजिए। 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो हटा लो। इधर 9 दूनी 18 हो गया, ऊपर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया, तो x बराबर 200। नहीं, सही आ रहा है आंसर, 200 आंसर हमें मिल गया। अब देखिए इसी सवाल को हम एक और मेथड से भी कर सकते थे। कैसे? किसी व्यक्ति के पास जितने भी अंडे थे 10% सड़ गए, बचे 90, 100 मान लिया हमने, 90 बचे, 90 का 80% उसने पड़ोसी को दे दिए, तो 90 का 80% यानी 9 दूनी 9 अट्ठे 72। तो अगर 90 में से 72 उसने किसको दे दिए? पड़ोसी को, तो बचे कितने? 18। और वो 18% किसके बराबर है? 36 के। कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये इसका दुगना है तो 100% निकालोगे तो इसका दुगना ही तो आएगा।
200, चाहे तो लिख के कर लो। 18% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 36 बटे में आता है 18, गुणा में जाएगा ये वाला 100, तो 18 दूनी 36 यानी कि 200। क्लियर? तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते थे, मतलब इसमें कलम नहीं चलाएंगे तो भी काम चल जाएगा ऐसे सवालों में। चलिए और अगला सवाल देखिए, हमारे सामने एक मिला, इसमें विक्रय मूल्य वगैरह भी शामिल कर दिया, कोई नहीं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब सबसे अच्छा सवाल अब तक का आ गया आपके सामने। लैंग्वेज बहुत अच्छी है और सवाल का जो करने का तरीका है वो तो एकदम सिंपल सा है, क्योंकि हम फॉर्मूला यहां पे क्या लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हम ये क्यों लगा रहे हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति है उसने अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया, सस्ता कर दिया थोड़ा सा। कायदे में तो जब उसने सस्ता किया है ना, तो उसकी कमाई भी 20% कम हो जानी चाहिए, कमाई भी 20% कम होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, अब उसे फायदा हो जाएगा, अब उसे फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, किसी व्यक्ति ने, देखिए अभी तक वो मान लीजिए 50 रुपए एक वस्तु पे कमा रहा था, लेकिन एक ही वस्तु बेच पा रहा था पूरे दिन में, लेकिन अब पैसे भले ही वो कम कमा रहा है लेकिन माल बहुत ज्यादा बेच रहा है, तो समझ लीजिए उसे फायदा हो जाएगा। भाई हमारा कोई भी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति गया सेब बेचने वाला, मान लीजिए पूरे दिन में 10 किलो सेब बेचता है और हर 1 किलो पे 50 रुपए कमा लेता है, इसका मतलब 500 रुपए तो कमाएगा। और अगर वो हर किलो पे 10 ही रुपया कमाए, 10 रुपया कमाए केवल, लेकिन 1 क्विंटल सेब बेच दे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसे अब फायदा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें समझनी है यहां पर। तो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए पहले क्या हुआ, 20% की कमी कर दी उसने, लेकिन 80% उसकी जो बिक्री है वो बढ़ गई, तो माइनस में 20 लगा दो, 80 प्लस में लगा दो, 2 जीरो से दोनों जीरो भाई काट लो, यहां पे ये बचेगा 60 और यहां बचेगा माइनस का 8 दूनी 16, तो 60 प्लस का बचेगा, 60 से 16 गया तो क्या बचेगा, अब 44%। ये प्लस में ऑटोमेटिक निकल के आया तो वृद्धि हो जाएगी, अगर ये माइनस में आ जाता तो कमी हो जाती। ये हमेशा अपने आप ही साइन लेके आएगा, अपना जो चिन्ह है वो साथ में लेके ही आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, हम इसे दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते थे, वो ये कर सकते थे हम, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपीज है, लेकिन या हमारी कमाई जो है, जो व्यक्ति है उसकी कमाई 100 रुपया है, उसने अपनी वस्तुओं का रेट 20% कम कर दिया, ये देखो 20 कम हो गया, रेट 20% कम कर दिया तो उसकी कमाई भी 20% कम हो जानी चाहिए, लेकिन उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। 80% का मतलब, बढ़ने का मतलब क्या होगा, 100 में जोड़ा जाएगा, घटने का मतलब 100 से घटाया जाएगा, तो उसकी अब कमाई कितनी होने लगी, 180%, 180% कमाई होने लगी, इसका मतलब वो फायदे में जा रहा है। तो देखते हैं भाई, 18 अट्ठे 144, पहले की कमाई 100 थी, अब 144 हो रही है, कितना फायदा हो गया, 44% की वृद्धि हो गई। सवाल को समझना है बस, कर तो किसी भी तरीके से सकते हो, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए एक बेहतर सवाल आया, कोशिश ये रहेगी कि अगला सवाल भी कुछ इस तरह का ही होना चाहिए था, नहीं है यहां पर, होगा आगे मिलेगा, कहीं ना थोड़ा सा आगे होगा लेकिन मिलेगा। चलिए फिलहाल हमारे सामने एक सवाल है यहाँ पर, और अच्छा सवाल है, चुनाव से संबंधित और भी सवाल हमने इस क्लास में रखे हुए हैं, हो सकता है कुछ आगे पीछे मिल जाएंगे आपको। एक कॉलेज में एक चुनाव हुआ, ठीक है, एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, एक जो उम्मीदवार था उसको 62% मत प्राप्त हुए, और उससे 144 मतों के अंतर से उस व्यक्ति को क्या किया गया, 144 मतों के अंतर से चुन लिया गया। एक बात तो पक्की है, देखिए यहां पर एक चीज है, सवाल में आपको समझना पड़ेगा, स्पेशली जब ये सवाल चुनाव वाले आपके एग्जाम में आते हैं तो इन सवालों में हमेशा 2 प्रत्याशी होते हैं। अगर वो सवाल को टफ बनाएगा,
ये दो प्रत्याशी वाला सवाल किसी भी लेवल पे आता है, कभी ये मत सोचिएगा ये पीसीएस जैसे एग्जाम में भी दो प्रत्याशी वाला आता है। हमेशा यहां पर दो ही प्रत्याशी होते हैं, अपने यहां की तरह नहीं लाइन लग जाए 10-12 खड़े हो जाते हैं एक ही सीट पे, ऐसा नहीं होता यहां पर। ये सवाल में बहुत ही कायदे से दो प्रत्याशी आपस में लड़ते हैं और बहुत ही कायदे से लड़ाई होती है। यहां पर एकदम बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिल गए। कितने मिल गए? 62। तो फिर दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? भाई 100% मत होते हैं, अगर एक को 62 मिल गए तो दूसरे वाले को बचे हुए तो मिलेंगे। बचे कितने? 38। तो कह रहा है अब हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर क्या आ गया? 24 आया। दोनों का अंतर क्या रहेगा? 24 रहेगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई 144 का अंतर था। तो बात तो उसकी भी ठीक है, हमारे हिसाब से 24% का अंतर रहा, उनके हिसाब से 144 वोटों का अंतर रहा। इसका मतलब 24% वोट बराबर 144 रहेगा। ठीक है, तो 100% जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% निकालेंगे 144 बटे में आएगा 24 गुणा में आएगा 100। अब 24 छक्का इतना हो जाएगा तो 600 आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, उसकी कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा मेथड चेंज करिए अपना, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यही सवाल इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कैसे करना है? एक को 62, आप हमेशा 50 मान के चलिए, दोनों के अगर बराबर होते तो कितना होता? 50% एक के, 50% एक के, टाई हो जाता। ठीक है, तो अगर इसको 12 ज्यादा मिले, 50 से 12 ज्यादा, तो दूसरे वाले को 12 कम मिले होंगे। जरूरत नहीं है आपको 38 लिखने की और दोनों का अंतर करने की, कतई जरूरत नहीं है ऐसे सवाल में। इसे 12 ज्यादा मिल गया ना 50% से, तो दूसरे वाले को 12 कम मिले होंगे, मतलब 24%। बराबर कितना? अब ये इसका कितना गुना है? 6 गुना, तो 100 का 6 गुना आंसर हो जाएगा। ये काम करना स्टार्ट करिए। मैं कहता हूं अगर 24% बराबर यहां पर 144.75 दिया होता, मैं नहीं कहता आपसे कि आप ऐसे करिए। जब सीधा सीधा गुणांक बन रहा है, सीधा सीधा गुणांक जब बन रहा है तो आप इस तरीके से करिए, बहुत आसान सवाल हो जाता है। इसका ये 6 गुना है तो 100% निकालेंगे तो इसका 6 गुना ही आएगा, तो 100 का 6 गुना 600 होता है। कैलकुलेशन को सॉर्ट करने की कोशिश करिए, और ऐसे ही कैलकुलेशन सॉर्ट होती है, और कोई जादू नहीं होता, ऐसे ही सॉर्ट होती है कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें बहुत अंतर है। अभी प्रेम शंकर तो बैठ के यही हिसाब लगा रहे थे, 24 कहां से आ गया, लगा रहे थे ना। ठीक है ना, अब मतलब ओरल तो नहीं कर सकते ना, दिक्कत आती है ना, क्योंकि 62 से 38 घटाया एकदम 24, हर बच्चा नहीं समझ पाता है। बहुत से लोग तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं कि ऐसे ओरल ही कर जाते हैं कैलकुलेशन। लेकिन जो ये मेथड मैंने बताया ये बहुत सिंपल था। ठीक है, इस तरीके से करिए। मैं कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस तरीके से अगर आप करने की कोशिश करेंगे, हर सवाल में आपने अगर 20 सवाल में भी 10-10 सेकंड का टाइम बचा लिया ना, तो 3-3.5 मिनट बचते हैं। चलिए एक सवाल देखिए हमारे सामने आया यहां पर, एक संख्या का 50% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को 50% बढ़ा दिया जाता है, वापस उस संख्या को उसी मूल्य पर लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? कितना घटाना पड़ेगा? ये आंसर हो गया। सिंपल है, कर सकते हो आप। 50 बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जाएगा तो 100 + 50 आएगा, इंटू 100 आएगा, 50 तिया 100/3, 100/3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उसी टाइप के सवाल को बीच बीच में डाला गया जिससे आपका रिवीजन हो जाए यहां पर। अब देखिए अगला क्या सवाल है यहां पर, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बच जाती है। चीनी की टोटल मात्रा कुछ थी, 5% बिक गई। हमें पता है अगर 5% बिक गई है ना तो 95% तो बच गई होगी, बच गई होगी ना। वो कह रहा है 5 किलो बची थी। ठीक है भाई, उसकी बात भी सही है, हमारी बात भी ठीक है अपनी जगह। 95% बराबर 5 किलो हो जाएगा, 95% बराबर 5 किलो हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या करेंगे? 5/95 गुणा 100, 100/19 आपका आंसर हो गया। ये लो, अब तो सिंपल लग रहे होंगे सवाल ये। चलो और देखते हैं, एक दो सवाल कुछ चेंज होना चाहिए आगे। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो उत्तर ही संख्या है।
क्या बोला गया? किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो जो उत्तर आता है वो संख्या ही आ जाती है। ठीक है ना? किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वो वही संख्या आती है जो संख्या हम लेके चले थे। ठीक है, कर लेते हैं इसको। ये 3/4 हो गया, ये 75 है, x में से ये 3/4 इधर लेके जाओगे तो 3x/4 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 एकम 4x, 4x से 3x गया तो x/4 बराबर 75। तो x बराबर क्या होगा? 75 चौका 300। लेकिन पूछा क्या है उसने? उस संख्या का 40% बताइए। तो हमसे पूछा है 40%, तो इसका 40% यानी कि 300 का 40%, 3 चौका 12, 120 आंसर हो जाएगा। क्या इस सवाल का कोई दूसरा मेथड है? ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है मुझे नहीं आता हो सकता है आपको नहीं आ रहा है इस समय। मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, एक तरीका और हो सकता था, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा तो संख्या पूरी हो गई। कमी कितनी थी? 25% की, यानी 25% बराबरी तो 75 था, 300 हो गई संख्या। या आप ऐसे लिख सकते हो 25% बराबर 75, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? ये 25 का 3 गुना, तो इसका 3 गुना यहां पर आंसर लिख दो। ये लो यार, तरीका क्यों नहीं हो सकता? सवाल को बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्या बताया मैंने? जब किसी संख्या के इसी तरीके से समय कम होता है, बता रहा हूं मैं, और ये ना जादू नहीं होता, कभी इसको करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है तभी हो पाता है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े, और हम जानते हैं कि किसी संख्या के 75% में हम 25% जोड़ेंगे तभी तो संख्या पूरी हो पाएगी। यानी 25% जो है वो 75 की जगह घेर रहा है, तो 25% बराबर 75 हो गया। हमसे पूछा है 40%, ये इसका 3 गुना, इसका 3 गुना आंसर आएगा। बताओ कौन सी कैलकुलेशन होगी, कौन सा दिमाग पे लोड पड़ गया इसमें? एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ना छोटा, जितना छोटा करेंगे उतना कम समय लगेगा। पहुंचने के लिए थोड़ा काम इस समय ज्यादा करना पड़ेगा। ये वाली सोच लाने के लिए घी का धुआं बनाना पड़ेगा, जो भी खाया पिया है ना उसका धुआं बनाना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। अगला सवाल, 1 से 100 तक की कुल संख्या का प्रतिशत बताइए। 1 से 100 तक की कुल संख्या का प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 से 100 तक की कुल संख्याओं का प्रतिशत बताना है जिनका वर्ग करें तो अंतिम अंक 4 आता है। चलिए अब देखिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनका वर्ग करें तो अंतिम अंक 4 आएगा। देखिए 4 कब आता है? 4 आता है जब हम 4 का वर्ग करें या फिर 6 का करें। तो 4 का करेंगे तो आएगा, सॉरी 4 में क्यों आएगा? 2 में आएगा, 2 में और 8 में आएगा, 2 में और 8 में। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का करेंगे तो 64, यानी कि फिर से 4 आएगा लास्ट में। तो इसी तरह से 12 और 18 का करेंगे तब भी तो 4 आएगा। ऐसे अगर हम 22 और 28 का करेंगे तो भी तो 4 आएगा। कहने का मतलब है हर दहाई में 2 मिलेंगे, और दहाई कितनी होती है? 10। 100 तक कितनी दहाई हो जाएंगी? 1 से 100 तक 10 दहाई हो जाएंगी। भाई आपका 2 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया, 32 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में 92 और 98 मिलेगा। तो ये सब 20 संख्या हो जाएंगी। हर दहाई में हर 10-10 का जो दहाई आ रही है उसमें 2 संख्या मिल रही हैं, तो 10 दूनी 20 संख्या हो गई। और 100 में से 20 तो 20 ही प्रतिशत हो गया। 100 में से 20 संख्याएं हैं तो 20 ही प्रतिशत हो गया। ठीक है, देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ना ये कहीं भी मिल जाते हैं। इन सवालों का ये नहीं है कि इनका कोई पैटर्न है, ये किसी भी चैप्टर में किसी भी एग्जाम में इन सवालों को रख दिया जाता है। ये जबरदस्ती के बनाए हुए सवाल होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। अगला सवाल, AC से 50% ज्यादा है। पहली बात तो यहां पर ABC 3 लोगों की बात हो रही है, हम पहले ABC तो लिख ही लें। AC से 50% बड़ा है, A जो है C से 50% बड़ा है, इससे ये वाला 50% बड़ा है। फिर क्या कह रहा है? B C से 25% बड़ा है। बहुत सिंपल सी बात हो गई, इसको 100 मान लो, इसे 150, और जो B है वो C से 25% बड़ा है, यानी 125। अब बात आई समझ में?
सवाल वही है, दो संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं या दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 50% और 25% अधिक है। बस लैंग्वेज सवाल की बदल दी, घुमा दिया थोड़ा सा बनाने में। क्या कह रहा है आगे, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, इससे ये कितना बड़ा है 25, लेकिन बाबू 25% नहीं, 25 बड़ा है किससे, 125 से, गुणा 100। इससे ये 25 ज्यादा है, कभी 25% मत लगा देना, क्योंकि 125 है ना, ये 100 ये है, तो 100 का तो 50% 50 होता है, 50 ज्यादा कर दिया। 100 का 25% 25 होता है, लेकिन 125 का 25% थोड़ी 25 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर 20% आएगा। ठीक है, कितना ज्यादा है 25, किससे ज्यादा है 125 से, वो आ गया बटे में इंटू 100, मतलब ये किसका 125 का कितना प्रतिशत है 25, यही तो निकालना है। ठीक है, यही तो फाइंड करना है। चलिए 25, ये वाला 20% यहां से आंसर आ गया। बेहतर सवाल, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और आगे बढ़े, 35 नंबर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही दुगना कर दिया जाए तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब जिसे पता है वो सीधा आंसर लगा सकता है। इसमें 300% आएगा इसका। कैसे, ये क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है, वो कह रहा है कि इसे भी दुगना कर लो और इसे भी दुगना कर लो, यानी 4LB हो गया, LB था 4LB हो गया, कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया भाई, 4 गुना। अगर ये 100 है तो ये हो गया 400, ये 4 गुना हुआ, तो वृद्धि कितनी हुई ये पूछ रहा है, कितना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कितना, 3 बढ़ गया, 3LB बढ़ गया, जबकि था कितना सिर्फ LB इंटू 100। भाई कितना बढ़ गया, LB 3LB बढ़ गया ना, 1LB था 4LB हो गया, वृद्धि कितनी हो गई, बढ़ कितना गया। ये थोड़ी पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। अगर ये पूछा होता कि अगर लंबाई को दुगना करें चौड़ाई को दुगना करें तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाता 4 गुना हो जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है भाई वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि कितनी हुई ये बताना है। तो वृद्धि हुई है 3L, और अगर 3L वृद्धि हुई है किससे, LB था पहले, तो LB यहां आ जाएगा, LB से तो LB कटना ही है और ये 300 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 तक हम पहुंच गए। क्या करें, यहीं पे इतना ही छोड़ें, चलो एक आध और देख लो। एक सवाल और आया आपके सामने, यदि A का 90% बराबर B का 30, यदि A का 90% बराबर है V का 30%, देखो 100 से 100 गया, 30 से ये आ गया, 3A बराबर अकेला B, क्लियर, रिलेशन सामने आ गया इनका। और क्या कह रहा है, और V बराबर A का 2x%, B कितना है, A का 2x% है, तो x का मान बताइए। चलिए एक काम करते हैं, यहां से ना B की जगह पे 3A लगा देते हैं, बराबर A इंटू 2x/100, A से A कट जाएगा, 2 से इसको काट लेते हैं 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 दिया 150, 150 आएगा। ये आंसर हो गया। सवाल में कुछ नहीं था भाई, फर्स्ट टाइम ही कोई सवाल कर रहा होगा, मुझे भी हो सकता है पहली बार ऐसा सवाल मिला हो, लेकिन सवाल में कुछ जब नहीं है, आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के हिसाब से जैसा बन रहा है लगा दीजिए। क्या था, यदि A का 90% बराबर B का 30% है, 00 से 00 गया, 30 या 90, यानी 3A बराबर अकेला B हो गया। फिर क्या पूछ लिया, फिर उसने कहा कि B बराबर है A का 2x%। हमने क्या किया, B की वैल्यू, हम चाहे तो यहां से A की वैल्यू V की कुछ भी लगा सकते थे, हमने B की जगह लगा दिया 3A लगाया तो A से A कैंसिल हो गया। अगर हम A बराबर B/3 लगाते तो B से B कैंसिल हो जाता, आंसर इतना ही आ जाता। 2 से इसे काट दिया 50, 50 दिया 150, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और बाकी के अगली क्लास से, इस क्लास में एक तो पक्की बात है कि इस पूरे चैप्टर में जो भी क्लासेस बनेंगी, हर क्लास में नई चीजें मिलेंगी आपको, हर क्लास में, और हर क्लास आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी जितनी ये वाली इंपॉर्टेंट थी। हर क्लास से सवाल बनने की उम्मीद रहती है, हर क्लास से,
कोई भी सवाल आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना, जो एसएससी कंडक्ट कराता है, ऐसे एग्जाम्स में यहां से 5-5, 6-6 प्रश्न, यहां तक कि सीजीएल की अगर बात करूं तो 7-7 प्रश्न भी पूछे गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। स्टार्टिंग कर रहे हैं आप अभी, बहुत अच्छे से करना है पूरा चैप्टर। चलिए ठीक है, अगले चैप्टर में मिलते हैं।